हाँ भाई बताओ। पेपर में कोई दिक्कत है? हाँ देखो एक मिनट। किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल लगाने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है क्यू ई इज इक्वल टू एम जी। ई का मान ज्ञात करना है। क्यू ई इज इक्वल टू एम जी। ई का मान ज्ञात करना है। एम का मान 27। किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल लगाने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है इंटू 9.8 या 10 ले सकते हो जी की जगह अपॉन। हाँ है हुसैन भैया को नीचे सर बुला रहे हैं। ठीक है क्लियर यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो समान प्रकृति के क्यों आवेश एक दूसरे से अक्ष दूरी पर स्थित हैं, इनके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? समान प्रकृति के हैं 0। एक के कारण इस साइड में दूसरे के कारण दूसरे इस साइड में क्या हो जाएगा 0। मध्य में 0, बाहर 0 नहीं होगा, मध्य भाग में 0 होगा। दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे से स्मॉल अक्ष दूरी पर हैं, यहां पे प्लस आवेश यहां पे प्लस आवेश बीच में 0। और ऐसा नहीं मानते, ऐसा मान लो प्लस क्यू इस प्लस क्यू से यहां इस साइड में, यहां इस साइड में बीच में, इस प्लस क्यू से इस साइड में, इस प्लस क्यू से इस साइड में 0। उदासीन बिंदु वो तो विद्युत बल रेखा के अंदर होता है भी, इसका उत्तर 0 आएगा। किसी विद्युत द्विध्रुव को असमरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर कार्यरत होगा केवल बला गुण। असमरूप में दोनों होते हैं भाई साहब, बल और बला गुण दोनों। समरूप में होता है केवल बला गुण। मेरी लिखवाई यही बात है। हाँ अब देखो नेक्स्ट, दो बिंदु आवेश प्लस माइनस 5 माइक्रोकूलम परस्पर 1 सेमी की दूरी पर स्थित हैं। डी बराबर 1 सेमी, क्यू बराबर 5 माइक्रोकूलम, 5 × 10⁻⁻6 कूलम। इनके मध्य बिंदु से स्मॉल आर बराबर 0.30 मीटर की दूरी पर ई अक्ष ज्ञात करना है। ई अक्ष इक्वल टू 2 kp अपॉन r क्यूब, p इक्वल टू क्यू डी। तो 2 k q d अपॉन r क्यूब सारा मान आपको दिया हुआ है। उसके बाद में है एक घन के अंदर प्लस माइनस क्यू आवेशों वाले दो द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखें तो घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान होगा 0 होगा। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अरे आवाज मत करो। क्वेश्चन नंबर 6 है एक अनंत रेखीय आवेश 2 सेमी दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन बटा कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व होगा देखो 2k लैम्डा अपॉन r, ठीक है, इक्वल टू ई लैम्डा इक्वल टू ई आर अपॉन 2k। लैम्डा का मान ज्ञात करना है। ई का मान इसने आपको दिया है 9 × 10⁻⁻4 9 × 10⁻4 सॉरी -4 नहीं 4 इंटू आर का मान 2 सेमी -2 अपॉन 2 इंटू 9 × 10⁻9 10⁻⁷ कूलम प्रति मीटर। लैम्डा का मान होता है कूलम प्रति मीटर। इसमें आएगा सी, क्यों बी और सी सेम है। बी में है कूलम बटा मीटर स्क्वायर और सी में कूलम बटा मीटर, तो इसमें आएगा सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो,
क्वेश्चन नंबर 7 है, एक धातु की प्लेट का क्षेत्रफल 10 की पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर है। प्लेट को 10 माइक्रोकुलाम आवेश दिया गया है। क्यू बराबर 10 माइक्रोकुलाम, ए बराबर 10 की पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। प्लेट के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा कितना होगा बताओ? E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ठीक है, अब धातु की प्लेट के दोनों तरफ होता है आवेश का वितरण, इधर भी, ये इसने दिया नहीं। ठीक है, बताओ ये उत्तर निकाल कौन है भाई? E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट या क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। क्वेश्चन नंबर 8, किसी चालक में धारा बह रही है तो उसमें आवेश शून्य होगा। विद्युत धारा व अपवहन वेग में खाली स्थान संबंध होता है। I इक्वल टू नहीं वी। विभवमापी से विभवांतर या विभव या वोल्टता का शुद्धता से मापा, वोल्टता को शुद्धता से मापा जा सकता है। इसमें आएगा विभवांतर, विभव या वोल्टता, एक ही बात है। तीनों में से कोई सा भी एक टर्म लिख सकते हो। चौदह का जो क्वेश्चन है पेपर के अंदर, प्रश्न संख्या 14, वो है न्यूमेरिकल, चैप्टर नंबर 2 में से मेरा करवाया हुआ है। 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। क्यों? F इक्वल टू QED। क्यों आयोगे याद? ये आवेश गुणा विभवांतर। अब हम बराबर करेंगे मान कि ये प्लेट से ना टकराए, सिग्मा का मान ज्ञात करना है। पूरा का पूरा क्वेश्चन नोट्स में करवाया हुआ है, नोट्स के अंदर है क्वेश्चन। ये चैप्टर नंबर 2 में आंकिक प्रश्न में, नोट्स में है, सेम टू सेम प्रश्न है। और बोलो, ये पेपर जो है ये बोर्ड का पैटर्न है भाई, ध्यान रखना। 30 नंबर का ये आपका पेपर हुआ है, 30 नंबर का पेपर है। मतलब ये जो पेपर 4 चैप्टर में से आया है ये बोर्ड का पैटर्न है। मतलब बोर्ड के अंदर इस तरीके का पैटर्न आएगा, बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके का पैटर्न आएगा। ठीक है, अभी तो यो अपनों खाली 30 नंबर को है, उसके बाद में ये 56 नंबर का बनेगा धीरे धीरे। ठीक है, 56 नंबर का पेपर भी आएगा। बाकी कोई दिक्कत कौन है? हाँ भाई, ऊर्जा हानि। अच्छा, कल कहां तक क्या था? उभयनिष्ठ विभव। क्यों? उभयनिष्ठ विभव और आवेशों के पूर्ण वितरण के पश्चात उपस्थित आवेश Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, आज देखो ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि या ऊर्जा हास, एनर्जी लॉस। देखो, अरे आवाज मत करो। अरे तू गिरने बंग बैठ जा यार, बंग बैठ जा, बैठ जा यहाँ कर ले। देखो, जब दोनों चालकों को नगण्य दायिता के तार से संयोजित किया जाता है तो आवेश प्रवाह के कारण उष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होती है। उष्मा के रूप के मतलब तार अनबो तत्व हो जा। ठीक है, उष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होती है, उसी का नाम है ऊर्जा हानि। जिससे संयोजन के पश्चात ऊर्जा हानि या ऊर्जा हानि कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा हानि या ऊर्जा क्षति या ऊर्जा हास, तीनों एक ही बात कहते हैं। तो जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा माइनस जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा। बस ऊर्जा हानि सूत्र याद रखो, जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा कितनी है? डेल यू इक्वल टू यू माइनस यू डैश। डेल यू इक्वल टू जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस जोड़ने के बाद 1/2 CV स्क्वायर, या डेल यू इक्वल टू कॉमन है 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस
C1 प्लस C2 और V स्क्वायर, यहां पर V क्या है, उभयनिष्ठ विभव, तो उभयनिष्ठ विभव क्या होता है आपका, V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। देखो तब डेल यू क्या हो जाएगा, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C1 प्लस C2 C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन होल स्क्वायर। क्यों, 1/2 कैंसिल, स्क्वायर आएगा यहां, स्क्वायर कैंसिल। ध्यान से देखना, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर प्लस, एक मिनट, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, अब लघुत्तम क्या आएगा, C1 प्लस C2, तो डेल यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, 1/2, हाँ माइनस 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 माइनस। ठीक है, अब देखो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, C1 प्लस C2 माइनस, ध्यान से देखना, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, A प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया यहाँ। ठीक है, और अपॉन C1 प्लस C2। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, अब देखो इसको इससे गुणा करो, तो 1/2 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस इसको इससे गुणा करो, C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस इसको इससे करो C2 स्क्वायर, अब माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर 2C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। कहां नहीं स्क्वायर, ये नहीं स्क्वायर, क्यों, ये भी नहीं स्क्वायर, पूरे स्क्वायर हो गए यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास बचेगा 1/2 C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर 2C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, C1 गुणा C2 कॉमन आ रहा है, एक बट्टा 2 गुणा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 माइन के बच्चों को आप नगन V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 1/2 इंटू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू, ये हो गया आपका एनर्जी लॉस, ऊर्जा क्षति। ठीक है, इसको V2 माइनस V1 भी यहाँ पे लिख सकते हो, V2 माइनस V1 लिखोगे तो भी सही है, गलत नहीं है। V2 माइनस V1 लिखो या V1 माइनस V2 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, ये है ऊर्जा हानि। अब V1 का मान V2 के बराबर हो जाए, V1 बराबर V2 हो जाए तो कोई ऊर्जा हानि नहीं होगी। ठीक है, क्लियर यहां तक? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो एग्जाम में आया हुआ है 2018 में, और इस साल वो रिपीट भी हो सकता है। आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात
विभव का अनुपात ज्ञात करना। आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात विभव का अनुपात ज्ञात करना। दो आवेशी चालकों के संयोजन के पश्चात विभव परिवर्तन, ये इंपॉर्टेंट है। विभव परिवर्तन ध्यान से पढ़ना भी इसको। विभव परिवर्तन देखो, आपने माना कि आवेश का प्रवाह है V1 वाले गोले से V2 वाले गोले की ओर हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब V1 का मान क्या होगा? सर्वाधिक होगा, ठीक है। V1 का मान सर्वाधिक और V2 का मान सबसे कम। बीच में क्या है? V। आवेश के प्रवाह के कारण विभव का क्रम ये रहेगा, V1 ग्रेटर देन V ग्रेटर देन V2, ठीक है। तो A के विभव में परिवर्तन या कमी जो भी है क्या हो जाएगा? डेल V1 इक्वल टू V1 माइनस V, V1 माइनस V। डेल V2 क्या होगा? V माइनस V2। ज्यादा में से कम को घटाओ तो डेल V1 इक्वल टू V1 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन, इसको इससे गुणा करेंगे, C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1 माइनस अपॉन, ठीक है। C1 V1 कैंसिल, C2 V1 माइनस अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर यहां तक? क्यों? यह मान आ गया आपके पास डेल V1 का। अब डेल V2 का मान ज्ञात करते हैं। डेल V2 इक्वल टू V माइनस V2, अधिकतम माइनस न्यूनतम। डेल V2 इक्वल टू V का मान C1 V1 प्लस अपॉन माइनस V2, C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस C1 V2 माइनस C2 V2 अपॉन, क्यों? कैंसिल, कॉमन V2 तो C1 माइनस C2। ये कैंसिल होगा, C1 V1 और C1 V2। हाँ, ये C1 V2 है, इसमें कॉमन C1 V1 माइनस V2 अपॉन, ठीक है। डेल V1 में डेल V2 का भाग देने पर निकाल ले आगे, C2 अपॉन C1। क्यों? चैप्टर कंप्लीट। अगौर है कि टॉपिक को नहीं अगौर, अगर न्यूमेरिकल है छात्र स्वयं करें, न्यूमेरिकल छात्र स्वयं करें, अध्यापक गण की सहायता न लें। यदि आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत है तो ही अध्यापक गण की सहायता लेवें, अन्यथा स्वयं प्रयास करें, प्रयत्न करें, ठीक है। यदि आपका प्रयास और प्रयत्न विफल होता है तो आप अध्यापक गण की सहायता लेवें। न्यूमेरिकल कलेक्शन है, बताओ इस चैप्टर के कोई टॉपिक में दिक्कत? अब देखो एक मिनट, अरे एक मिनट आवाज नहीं। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, संधारित्र किसे कहते हैं? दो संधारित्रों या तीन संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन से प्राप्त तुल्यदायिता के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए, आवश्यक परिपथ चित्र बनाइए। यह क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, ठीक है। तो पहली एडिंग डालोगा, देखो प्रश्न करना उत्तरी को पहले एडिंग लगाओगा। और इसने आपको पूछा क्या है, पहले संधारित्र किसे कहते हैं? तो
सपोज करो ये प्रश्न 14 का है, ठीक है, तो थाने उरे यहाँ लिखने की जरूरत को नहीं, ऊ 14 मन बेरो का आज कापी नहीं मानते उत्तर ही करें प्रश्न तो कौन करो। वो आपकी उत्तर पुस्तिका होती है, उत्तर पुस्तिका में कभी भी ऐसा बेमतलब का जगह चौचला है नहीं करना चाहिए बेमतलब में। अगलो इन 3014 समझ ले, नंबर काट ले, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी कमी होती है स्टूडेंट में। कुछ नहीं करना है, कॉपी है प्रश्न संख्या 14 में करना क्या है, पहले लगाओ एडिंग संधारित्र, ब्लैक पेन से इतना काम कर दिया। इसके आगे इसकी परिभाषा लिखो, वह युक्ति जिसका आकार बढ़ाई बिना ही उसकी धारिता बढ़ाई जा सके संधारित्र कहलाती है। फिर एक लाइन खाली छोड़ो। उसके बाद में अगला प्रश्न क्या पूछा है, संधारित्रों का संयोजन। संयोजन में कौन सा पूछा है, श्रेणीक्रम संयोजन, तो हेडिंग लगाओ संधारित्रों का श्रेणी संयोजन या श्रेणीक्रम संयोजन। ठीक है, या डबल अंडरलाइन कर दो, मतलब ये नहीं करना ऊपर ली तो निचली दो क्रॉस कोई की बात क्रॉस लगा के, ठीक है। उसके बाद में डायग्राम बनाओ या पहले 2-3 लाइन थ्योरी की लिखो। अब संधारित्रों का संयोजन है, इसमें इसने आपको क्या पूछा है, श्रेणीक्रम संयोजन से प्राप्त तुल्य धारिता का सूत्र प्राप्त कीजिए, ठीक है। और तो कौन पूछो ने कथा ने कितो नॉलेज है, अब बात तो पूछी को नहीं, आगलो आगलन चाहिए डायग्राम प्लस सूत्र। माना 3 संधारित्र C1 C2 हैं, इनका श्रेणीक्रम संयोजन चित्र में दर्शाया गया है। संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर असमान जबकि आवेश समान होता है, ठीक है। तब चित्रानुसार मतलब बिंदु ए व बी के मध्य कुल प्रतिरोध या कुल विभवांतर या चित्रानुसार परिपथ का कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 कर दो। और जी मारी है थोड़ी लिखना, थोड़ी और लिखूं। चित्रानुसार 3 संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन दर्शाया गया है। संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन में प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट को बैटरी के धन सिरे से, दूसरी प्लेट को द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से, जैसा डायग्राम में दिखाई दे रहा है वैसे वैसे थ्योरी लिखते जाओ, ठीक है। 5-7 लाइन थ्योरी की लिख के फिर बी के नीचे बी को डेरिवेशन पूरा कर दो लास्ट तक, जहां तक उसने आपको पूछा है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बिन डब्बा बंद कर दो, बस आगे थाने कोई चौधर कौन करनी। आगलो जी तो पूछो है भी तो थे लिख दियो बात खलास, ठीक है। अब थाने मतलब क्या था दिमाग का मैं ज्ञान उमड़े मैं मतलब बहुत भयंकर खोपड़ियां मैं भी नीचे पे लिखा नोट, यदि C संधारित्र श्रेणीक्रम में संयोजित हो, यदि N संधारित्र श्रेणीक्रम में संयोजित हो तो भाई साहब ईश्वर ज्ञान आपने मत डोलियो, निवेदन थारो जी तो पूछो भी तो ही कर दियो को नहीं। आई बात समझ में, जितना पूछा उतना ही, फालतू चीजें करने के कोई नंबर नहीं है। थ्योरी के एग्जाम में कोई नंबर नहीं होते, वो सिर्फ एग्जामिनर को पता है। जिसने डायग्राम और डेरिवेशन सही कर दिया वो थ्योरी लिख सकता है, पता है उसको। जिसका मैं बताऊं था मन थे एक लाइन दे दो विद्युत धारा के ऊपर मैं 5 नंबर दूं, इतो ज्ञान है मन। लेकिन आगलो परिभाषा पूछिए था विद्युत धारा की परिभाषा लिखिए, बी के बाद में फालतू चीज लिखना में फायदो, ठीक है। जितना पूछा है उतना ही। अब जो पेपर आया है ये तो आया सिंपल, एकदम से सिंपल। अब की बार जो पेपर आएगा उसमें देखो पैटर्न, पहले बता रहा हूं मैं पैटर्न, 1 से लेके 10 तक 1-1 नंबर के सेम पैटर्न रहेगा, 10 से लेके 15 तक 2-2 नंबर के सेम पैटर्न रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 यह आता है 3 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 17 3 नंबर का, और क्वेश्चन नंबर 18 4 नंबर का। इसमें आपको एक तो मिलेगा बड़ा प्रश्न, ठीक है, 2 नंबर का, और 1 नंबर का नीचे छोटा न्यूमेरिकल या कोई और कोई प्रश्न। फिर अथवा में दोबारा वही सिस्टम, मतलब 3 नंबर का पार्ट बनेगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये 3 पार्ट बनेंगे। एक माइन आधो प्लस आधो प्लस 2 इक्वल टू 3 भी हो सके, 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3 भी हो सके, ठीक है, या 2 प्लस 1 भी हो सके, या 1.5 प्लस 1.5 भी हो सकता है, ठीक है, या आधो प्लस 1 प्लस 1.5। कहने का मतलब है 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है वो मेरी मर्जी है, मैं बयान देशू थाने के मतलब थारो काम में करनो करो। पैटर्न है वो एग्जाम में चेंज हो सकता है कभी भी, कोई जरूरी नहीं है
कि गाउस के नियम का बड़ा प्रश्न है, छोटा क्वेश्चन आ सकता है गाउस के नियम का। ठीक है, अब 4 का प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, वो आपने याद कर लिया गाउस के नियम के अनुप्रयोग से, आए ही नहीं। इसमें फर्स्ट पार्ट आ गया, गाउस के नियम का गणितीय रूप लिखिए। 2 नंबर, दिए गए चित्र से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। 3 नंबर, यदि यह फ्लक्स, ठीक है, एक मतलब बंद पृष्ठ की जगह कोई मतलब घन होता तो इससे संबंधित फ्लक्स क्या होता। ठीक है, तो पैटर्न क्या हो गया, 1 + 2 + 1 = 4। प्रश्न 4 नंबर का ही है, प्रश्न तो 4 नंबर का ही है, लेकिन उसका पैटर्न जो है वो मैंने बदल दिया, मैंने मतलब एग्जामिनर ने बदल दिया। ठीक है, तो हर तरीके से आपको तैयारी करनी है, जो पढ़ना चाहते हो वो, बाकी तो तैयारी करो या मत करो एक ही बात है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, लेकिन जगह के जी में है कि मेरा ढंगा नंबर आ जा, मैं अगले साल री नहीं करनी पड़े बने, क्योंकि अगले साल सिलेबस चेंज, एनसीईआरटी सिलेबस, तो बंक ली आ चीज है। आई बात समझ में? तरीका होता है एग्जाम में पेपर करने का, तरीका लगाओ। अभी कई टावर कह रहे पेपर देखा देखते हैं, मेरे को दिमाग खराब हो जाए, बहुत टावर में ऐसी कंडीशन हो, ठीक है ना, तो भाई दिमाग खराब करो ही क्यों थे तारू थे, पल्ली 64% 18 करो ने ते पहला प्रश्न क्यों देखो थाने, मतलब आपको एग्जाम में पेपर के में जो प्रश्न है वो करने से मतलब है, 14 से मतलब थोड़ी है कि आपका नॉलेज कितना है। पेपर आयो हाथ में, पहले छोड़ देखो पहला प्रश्न आओ तो ठीक है, नहीं पेपर नंबर पलटो हाथों हाथ, प्रश्न संख्या 18 देखो, जो थोड़ा याद करो वो पल्ली करो। और ये तो आपको बताइए कि लास्ट के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं बड़े क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, बड़े क्वेश्चन में जो आपको आता है वो पहले करो, जो आता है वो पहले करो। कोई जरूरी नहीं है कि एबीसीडी में फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आपको आए ना, छोटा प्रश्न है ने बे तो आप लास्ट का माइंड 5-10 मिनट में भी कर सका, लेकिन बड़ा प्रश्न लास्ट में को नहीं हो, तो बैठे मत रहा करो, पहली बड़ा प्रश्न जगह से याद करके आए, जगह थारा याद है बे करो भी माइंड। ठीक है ना, अब कई टाइम रिसर्च जगह करो पढ़ के को नहीं आया, सीधी सी बात है, और बे कदे पढ़ के आओ भी को नहीं, बोर्ड की परीक्षा में भी यही जाऊंगा, तो बांगो देखो क्या इलाज है, बांगो तो कोई इलाज करो, तो लाइलाज बीमारी है और ठीक भी को नहीं होनी, लेकिन जगह घर जाके रात काली करिए, मेहनत करिए, मन लगे भाई कल हमारा बोर्ड का एग्जाम है, उस तरीके से जो बच्चे आए हैं, ठीक है ना, वे कम से कम पेपर का माइंड टाइम को ध्यान रखो, 2 घंटा का टाइम है तो माने एक माइंड मतलब 1 घंटा 50 मिनट का माइंड पूरा करना मानियो, 2 घंटा है तो 1 घंटा 50 मिनट, 120 मिनट का टाइम मिला ने, 120 मिनट माने 110 मिनट में पूरा करना पेपर, हो बाद में 10 मिनट बन जाएगी जब मैं हमारी कोई टिप्पणी की सेटिंग या कोई और कोई पर्सन कोई बन चुकी की सेटिंग बाद में कराना। ठीक है ना, कॉपी है एकदम से स्टेपल मार के पल्ली बेरो 30 नंबर का पेपर है, कम से कम 3 कॉपी चाहिए अपन, स्टेपल मार के पल्ली एकदम थली तैयार रखो रेडी। ठीक है ना, तो नेक्स्ट प्री बोर्ड है उसमें आपको ध्यान रखना है और पूर्ण तैयारी के साथ आपको आना है।